डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आपने आंख की या आइज की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम आपके कान की या ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या ये ईयर होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य में 1 पेयर ऑफ ईयर्स पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ ईयर्स पाए जाते हैं जो हियरिंग यानी सुनने और संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ये जो ध्वनि किरणें आती है, साउंड वेव्स आती है, उसको केंद्रित करके इंटरनल ईयर तक पहुंचाते हैं। वहां से हमें सुनने की क्रिया होती है। तो यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये एक इसकी स्ट्रक्चर होती है। हमारे जो कान होता है उसके 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिड ईयर एंड इंटरनल ईयर। पहले एक्सटर्नल ईयर जो हमें ये बाहर से दिखाई देता है, ये एक्सटर्नल ईयर होता है। मिड ईयर यानी मध्य कर्ण वो होता है जो हमारे अंदर ऑडिटरी कैनाल यानी कर्ण कुहर पाई जाती है, ये मध्य कर्ण होता है। लास्ट होता है इंटरनल ईयर, जो ये हमारा इंटरनल ईयर है। यदि डायग्राम में देखें तो ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिड ईयर है और ये जो होता है ये इंटरनल ईयर होता है। इंटरनल ईयर के 2 भाग होते हैं, यूट्रिकुलस एंड कॉक्लिया। तो सबसे पहले बात करें एक्सटर्नल ईयर की, बाह्य कर्ण की। बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर कार्टिलेज से बनी हुई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ईयर पिन्ना या कर्ण पिन्ना कहते हैं। यह कर्ण पिन्ना ध्वनि तरंगों को केंद्रित करता है। जो भी साउंड वेव्स आती है ना, यहाँ पे टकराती है। आप देखें यहाँ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, इसके द्वारा ये ऑडिटरी कैनाल यानी ये ऑडिटरी कैनाल या कर्ण कुहर के अंदर इसको केंद्रित करता है। इसके अंतिम सिरे पर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। इसमें अनेक जो है ग्लैंड्स होती है जिसको सिबेशियम ग्लैंड या सिबेशियम ग्रंथियां कहते हैं। इसके द्वारा सीबम या कर्ण मोम जो वैक्स होता है ना, ईयर वैक्स, इसका सीक्रेशन होता है। आप सभी जानते हैं ईयर वैक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अंदर जाने से रोकता है, यानी ईयर में जाने से रोकता है। साथ में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं जो इंटरनल ईयर में जा सकते हैं उसको वो जाने से रोकता है। वो उसको वहीं अपने में फंसा लेता है, जो मैल के रूप में, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यूं कहें कि बैक्टीरिया और धूल मिट्टी के कणों से हमारी जो कान होती है उसकी रक्षा करने का काम करता है। ये होता है मध्य मस्तिष्क, यहां से यहां तक मध्य कर्ण, जिसे कहते हैं मिड ईयर। मिड ईयर एक यहाँ पे एक छोटा सा चित्र होता है जिसे फोनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं। फोनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं, इसी से यह मध्य कर्ण से जुड़ा हुआ होता है। इसमें 3 बोन्स पाई जाती है। ये देखिए, ये मैलियस, फिर ये इनकस और स्टैपिस। मैलियस, इनकस और स्टैपिस। मैलियस यहाँ पे जो चित्र होता है फोनेस्ट्रा ओवेलिस, तो ये फोनेस्ट्रा ओवेलिस से जुड़ी होती है, हथौड़े के समान ये दिखाई देती है। और ये इसका जो लास्ट पार्ट होता है ये इनकस से जुड़ा हुआ होता है, इनकस से जुड़ा हुआ था। इनकस बीच में पाई जाती है। इसी तरह से घोड़े की नाल होती है ना जी, यह नाल भी क्या, रकाब से मतलब होता है जहां पर उसकी लगाम बांधी जाती है, उस तरह की एक बॉन से जुड़ी हुई होती है जिसे स्टैपिस कहा जाता है। यह स्टैपिस जो होती है यह कान की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो यूं कहें कि मिड ईयर जो होता है वह 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक्सटर्नल ईयर, मिड ईयर जो है 3 बोन से मिलकर के बना हुआ होता है। इन 3 बोन को हम कहते हैं मैलियस, इनकस और स्टैपिस, इसमें कहा जाता है। ये मैलियस, इनकस और स्टैपिस जो होते हैं, ये जो कंपन होते हैं, उस कंपन को बढ़ाने का काम करती है ताकि हमें अधिक से अधिक
तेजी से हमें सुनाई दे सके। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई, ये तो हो गया इंटरनल ईयर, अंतः कान। हमारे कान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको कहते हैं अंतः कान या इंटरनल ईयर इसके अंदर कहा जाता है। यह इंटरनल ईयर जो होता है ये दो भागों में बना होता है। एक तो यहाँ जो हमारी स्किन के अंदर होता है, इसको कला स्किन के अंदर जो पाया जाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है इसको कॉक्लिया कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ते हुए एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है। इस छोटे से पार्ट को हम सैक्यूलस कहते हैं। तो यूं कहें कि ये जो तीन तरह से मिलकर के बना हुआ होता है, यह है यूट्रिकुलस, सैक्यूलस और कॉक्लिया। अब बात करते हैं यूट्रिकुलस। तो ये यूट्रिकुलस है। ये यूट्रिकुलस तीन सेमी सर्कुलर ट्यूब से मिलकर के बना हुआ होता है। इस तरह से सेमी सर्कुलर ट्यूब होती है, उससे मिलकर के बना हुआ होता है। इसके नीचे की तरफ ऐसे फूली हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एम्पुला कहा जाता है। तो ये सेमी सर्कुलर जो ट्यूब्स होती है उससे मिलकर के बना हुआ होता है। अब यूं कहें सैक्यूलस, ये कॉक्लिया तथा यूट्रिकुलस को जोड़ने वाली एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। कॉक्लिया और यूट्रिकुलस को जोड़ने वाली एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। मेन पार्ट आता है हमारा कॉक्लिया। ये कॉक्लिया जो होता है इंटरनल ईयर का नीचे की ओर पाया जाने वाला कॉइल्ड पार्ट, यानी मुड़ा हुआ पार्ट जो इसके अंदर पाया जाता है। इसमें फ्लूइड भी पाए जाते हैं। यदि कॉक्लिया की हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से हमें दिखाई देती है। कॉक्लिया में तीन चैम्बर होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया। तो कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है? तीन चैम्बर से मिलकर के बना होता है। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई से मिलकर के बना हुआ होता है। इन तीनों चैम्बर्स में से स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को पेरिलिम्फ कहा जाता है। यानी स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ जो फ्लूइड पाया जाता है। जबकि स्केला मीडिया होता है, इस स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट रहते हैं। उस मेम्ब्रेन को रिस नर्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी प्रकार से स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया एक और मेम्ब्रेन से सेपरेट रहते हैं। इस मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसिलर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो एक कॉर्टेज ऑडिटरी ऑर्गन, कॉर्टी का श्रवण अंग पाया जाता है, जो कंपनों को बढ़ाकर सुनने की क्रिया को संपन्न कराने में सहायता प्रदान करता है। इसके ठीक पीछे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को टिक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो वाइब्रेशन आते हैं या कंपन आते हैं, इसको कई गुना बढ़ा देती है और बढ़ाने के कारण जो ऑडिटरी कैनाल तक ये पहुंच सकते हैं, जिससे हम आसानी से सुन सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स। इसमें कॉक्लिया की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है। कॉक्लिया का लेवल डायग्राम भी आ सकता है और कॉक्लिया की डिटेल स्ट्रक्चर भी आ सकती है। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ आवर ईयर कि व्हाट इज कॉक्लिया एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। हाउ कैन यू डिस्क्राइब द structure of ear? Now we are going on the what is the mechanism of hearing, कि सुनने की क्रिया विधि क्या होती है, इसके ऊपर हम जाते हैं। तो सुनने की क्रिया विधि देखो यहां से स्टार्ट होती है। जरा इसको ध्यान से देखना और समझना।
जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें आउटलाइन डायग्राम बनाया हुआ है, आप उसको देख के अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पर यहाँ आप ध्यान से देखना, यहाँ पे साउंड वेव्स आती हैं। हम सुनने की क्रियाविधि देखें तो साउंड वेव या ध्वनि तरंगे आती हैं। ये ध्वनि तरंगे सबसे पहले ईयर पिन्ना पे पहुंचती है, यानी कर्ण पिन्ना पे पहुंचती है। यहाँ ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो साउंड वेव्स को सेंट्रलाइज करता है या केंद्रित करता है, ऑडिटरी कैनाल या कर्ण कुहर के अंदर केंद्रित करता है। कर्ण कुहर से ये साउंड वेव्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पहुंचते हैं। ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो साउंड वेव्स टकराती है, वैसे इसमें वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन मैलियस, इंकस और स्टैपिस, तो 3 बोन्स थी, इसके द्वारा कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं, कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। बड़े हुए जो वाइब्रेशन या कंपन होते हैं ये पहुंचते हैं इंटरनल ईयर के अंदर, ये पहुंचते हैं इंटरनल ईयर के अंदर। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया से होते हुए ये आगे की ओर गुजरते हैं। इनमें स्केला मीडिया जो होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम, एंडोलिम कहते हैं। इस एंडोलिम में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिस ऑडिटरी ऑर्गन, कॉर्टी का श्रवण अंग। ये श्रवण अंग जो भी वाइब्रेशन आते हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, और ये वाइब्रेशन जो होते हैं ये टिक्टोरियल मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, ये टिक्टोरियल मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिससे टिक्टोरियल मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होना या कंपन करना स्टार्ट कर देती है। और अंत में ये कंपन ऑडिटरी नर्व्स, ये ऑडिटरी नर्व्स या जो है श्रवण तंत्रिकाओं तक पहुंचते हैं। और ये श्रवण तंत्रिका या ऑडिटरी नर्व्स ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, तो जो कंपन होते हैं वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, वहां से हम आसानी से सुन लेते हैं। तो सुनने की क्रियाविधि, सबसे पहले साउंड वेव आई ईयर पिन्ना पर, फिर ऑडिटरी कैनाल पे गई, फिर मैलियस, इनकस, स्टैपिस, ये 3 बोन्स में गई, उसके बाद ये कॉक्लिया में गई। कॉक्लिया के अंदर जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन, इसको बढ़ाने के लिए एक ऑर्गन है कॉर्टिस ऑडिटरी ऑर्गन, यहाँ से ये वाइब्रेशन और बढ़ जाते हैं। बढ़ने के बाद में ये पहुंचे टिक्टोरियल मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं, ये भी वाइब्रेट होने लगती है। इससे जुड़ी हुई ऑडिटरी नर्व्स या श्रवण तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये जो कंपन थे श्रवण तंत्रिकाओं या ऑडिटरी नर्व्स तक पहुंच जाते हैं, यहाँ से ब्रेन में पहुंचते हैं जहां पर सुनने की क्रियाविधि बनती है। तो हमने देखा इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो हमने हियरिंग के मैकेनिज्म का पढ़ लिया, पर भाई ये इसमें कान जो हमारा बैलेंस बनाने का या संतुलन बनाने का काम भी तो करता है। अब संतुलन कैसे बनाता है? संतुलन बनाने के लिए इसमें सेमी सर्कुलर ट्यूब्स या अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती है जो उसमें संतुलन बनाए रखने का काम करती है। यहाँ पर जो सेंसरी सेल्स पाई जाती है जो उसमें बैलेंस बनाने में काम करती है। संतुलन 2 तरह से होते हैं, एक तो होता है कि स्थैतिक संतुलन, यानी कि जब हम स्टेबल स्टेज में होते हैं, गति नहीं करते हैं, तो संतुलन कैसे बनता है। इसमें देखिए स्थैतिक संतुलन में जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, बैठते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, उस समय हमारा संतुलन कौन बनाए रखना है? तो अब देखा जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं और लिफ्ट से वापस उतरते हैं तो कान का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं यूट्रिकुलस। ये यूट्रिकुलस बैलेंस बनाने का काम करता है। इस यूट्रिकुलस में नीचे की ओर एम्पुला होती है, इस एम्पुला में सेंसरी सेल्स पाई जाती है, संवेदी रोम पाए जाते हैं जो संतुलन बनाने का काम करते हैं। दूसरा होता है गतिक संतुलन। जब हम दौड़ते हैं, काइनेटिक में क्या होता है, दौड़ते हैं या चलते हैं, तो ऐसे में बैलेंस कौन बनाता है? ऐसे में बैलेंस बनाता है, ऐसे में बैलेंस बनाती है इसमें जो ट्यूब होती है ना,
सेमी सर्कुलर ट्यूब, ये सेमी सर्कुलर ट्यूब ये इसमें बैलेंस बनाने का काम करती है। तो जब स्थैतिक होता है या स्टेबल होता है तो हमारे जैसे लिफ्ट में यूट्रिकुलस बैलेंस बनाता है, और यदि काइनेटिक होता है, गति होती है, तो उसके अंदर सेमी सर्कुलर या अर्धवृत्ताकार नलिकाएं संतुलन बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको हमने कहा ओटोकोनियम। इन छोटे छोटे कणों को क्या, ओटोकोनियम। ये ओटोकोनिया जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बने होते हैं, जो एंडोलिम्फ के अंदर फैले हुए रहते हैं। अब ये संतुलन कैसे बनाए रखने का काम करते हैं, जब हम इधर की ओर गिरते हैं तो ये ओटोकोनिया इधर उधर की ओर टकराते हैं, जैसे टकराते हैं हम उधर की ओर झुक जाते हैं, जब इधर की ओर झुकते हैं तो इधर की ओर टकराते हैं। जैसे सीधा सा उदाहरण देते हैं, ट्रेन की जो पटरी होती है उसके ऊपर चलते हैं तो अपने दोनों हाथों से हम बैलेंस बनाने का काम करते हैं, तो जहां ये ओटोकोनिया टकराते हैं उस हिसाब से हम उसको संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये ऑटोकोनिया भी संतुलन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारे कान में बहुत सी डिजीज हो जाती है। मोस्ट कॉमन तो है पेन तो किसी भी कारण से हो जाता है, इन्फेक्शन हो या इसमें ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा आ जाए तो पेन हो सकता है। लेकिन जो सीवियर डिजीज होती है वह है लेब्रिरेंकियाइसाइसिस। इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इस वायरल इन्फेक्शन से जो क्वालिटी के ऑडिटरी ऑर्गन या क्वालिटी के श्रवण अंग होते हैं धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में बहरापन आ जाता है, और ये पूरी तरह से क्वालिटी के अंग जो खराब हो जाए तो स्थायी रूप से हमें बहरा हो जाता है। दूसरा रोग है मोनियर्स। इसमें जो हमारी ईयर्स होता है उसकी सेंसरी नर्व्स, संवेदी तंत्रिकाएं जो होती है नष्ट होने लगती है। ईयर नर्व्स या सेंसरी जो नर्व्स होती है ना कान की, संवेदी तंत्रिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिससे हमें कान में कई बार क्या घंटी की सी आवाज सुनाई देती है। इस घंटी की आवाज का कारण होता है कि सेंसरी नर्व जो हमारी धीरे धीरे करके खराब हो रही है, समय पे इलाज नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में भी बहरा हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकते हैं, ये सब होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब हमारे कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये एक एलर्जी उत्पन्न करता है, जिससे दर्द होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, और कान का बहना, अब ना कान बहता मवाद आती है, कान का बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके की डिजीज थी जो कान से रिलेटेड थी। तो स्टूडेंट्स, this is the topic of nervous system. In next time we study next topic, coordination, chemical coordination, रासायनिक समन्वय, जिसमें हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड होती है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। स्पेशली मेन तो होती है ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, आइज की स्ट्रक्चर है, ईयर की स्ट्रक्चर है, सुनने की क्रियाविधि, देखने की क्रियाविधि, ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना, नॉट फॉरली 12th बट आल्सो इट इज इम्पोर्टेंट इन नीट। तो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो रीड केयरफुली। थैंक यू।